नज़ीर, जैसे कि आप टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन से देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पे नैब के हाथों PMLN की टॉप लीडरशिप का, सेकेंडरी लीडरशिप का, थर्ड टियर लीडरशिप का जो रद्द अमल है शदीद तरीके से सामने आ रहा है। और उस रद्द अमल के मुकाबले में हुक्मरान जमात के जो लीडरान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं PTI के, वो ऐसा लगता है कि नैब को डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले, बहुत घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया जब उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। PMLN और PDM इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। इससे ज़्यादा धमकी आमेज तरीका हो नहीं सकता था। इसका मतलब है कि PMLN जो है वो शदीद तैश में है। बहुत से लीडरान इस पे बोल चुके हैं, PMLN के लीडरान बोल चुके हैं, एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, PTI के लीडर्स ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अमूमन पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे कम पोजीशन लेते हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे इस तरह से तबसरा किया। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किए गए हैं, वो सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वो कहें कि हाँ ये ट्रेल है, ये एसेट बना, ये जराए थे, ये आमदन थी, ऐसे बना। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। नाज़रीन, ये एक और बात है कि जहां PMLN और PDM और PTI के लीडरान सारा दिन इस मामले के ऊपर सख्त तैश का मुजाहरा करते रहे, शदीद रद्दअमल होता रहा, बहुत गुस्से का मुजाहरा किया गया, पोजीशंस ली गई। ख्वाजा आसिफ साहब को नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में राहदारी के लिए जब प्रेजेंट किया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो वो बहुत ही कूल नज़र आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिलैक्स थी अखबार नवीसों से बात करते हुए। हम सबको जो है पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है जी, जब से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया, पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स हैं सर, वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना, उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक ये सर क्या कम्युनिकेट किया गया था आपको। नाज़रीन, मेरे साथ आज की इस नशस्त के पहले हिस्से में प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो पाकिस्तान के इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। आज ही के दिन में उन्होंने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग पीस भी लिखा है, व्हाट हैज़ द PTI डिलीवर्ड। आज के बाद में द न्यूज़ में उनका पीस छपा है। दोनों से मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ, जो वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अफेयर के। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो गुस्से भरा शॉट है, जो उनका टुकड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नताइज होंगे इसके, वो एक बार फिर सुना देता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। PMLN और PDM इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये धमकी आपने रजिस्टर कर ली? आपको जवाब मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब देखें, मुल्क एक निज़ाम और एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। अगर तो नैब के पास कोई सबूतें नहीं हैं या नैब जो है वो ज़्यादती कर रहा है और नैब बग़ैर किसी कानूनी तोजीह के पार्लिमानी लीडर पे हाथ उन्होंने डाला है ख्वाजा आसिफ के, तो मैं बावजूद इसके कि हुकूमती मेंबर हूँ और मैं काबीना का हिस्सा हूँ, मैं कंडेम करूँगा। लेकिन ये कहना मरियम बीबी का कि उनको फुल फॉर छोड़ा जाए वरना नताइज ख़तरनाक होंगे, ये एक संजीदा सियासी कारकुन का बयान नहीं है। उसी तरह जिस तरह मरियम बीबी ने इनकरेज किया
या मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा जिसको वकला हजरात समझते हैं, कोर्स किया आपने 2 मेंबरान को कि आप जाके इस्तीफ़े दें, अगर गलती से भी आपने लिखनी है तो दें। उन्होंने जाके इस्तीफ़े दे दिए, आपने देख लिया किस तरह का इस्तीफ़ा उन्होंने आज दिया है, वो मुकर गए उससे। ठीक है, उनका राइट है, उन्होंने अवाम ने उनको इस्तीफ़े देने के लिए तो नहीं भेजा था। हाँ, इस्तीफ़ा आप देते हैं एक बहुत बड़े सियासी मकसद के लिए, और जब वो वक्त आता है, ना वो वक्त है ना कोई मकसद है। तो यहाँ पे ये कहना कि उनकी फुल फॉर छोड़ा जाए, पहले तो मुझे आप एक बात डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बताइए, क्या नायब हुकूमत का हिस्सा है? क्या नायब का कोई जो चेयरमैन है वो काबीना में बैठता है? क्या कोई शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान साहब रात को छुप छुप के नायब के चेयरमैन से खुदा न खास्ता वो या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बातें करते हैं? या क्या नायब कानूनी तौर पे पाबंद है हमसे डायरेक्शन लेने की? दूसरी चीज़, जब कभी इंसान के साथ ज्यादती होती है, हमारे साथ भी हुई, हमारे भी लीडर इमरान खान साहब को जो है ये खींच के लेके गए। अली मोहम्मद खान साहब, ये सही है कि नायब हुकूमत के मातहत नहीं है, ये सही है कि नायब के चेयरमैन काबीना के अंदर इजलास में शामिल नहीं होते, ये सही है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान नायब के चेयरमैन से रात की तारीकी में मिलते हैं। लेकिन जो चीज़ के शवाहिद नज़र आते हैं कि जब भी नायब किसी को गिरफ्तार करती है, कोई फैसला करती है, एक से ज़्यादा PTI का मिनिस्टर जो है वो उस हवाले से पोजीशन लेता है, नायब के एक्शंस को डिफेंड करता है, उस पर तनकीद को बर्दाश्त करता है। आज भी आपके मिनिस्टर्स ने ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे पाकिस्तान के साबिक लॉ मिनिस्टर जनाब बाबर एवान साहब भी शामिल थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब भी मौजूद थे, और भी जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद थे। वहाँ बड़ी भक्तियाँ कसी गई, बहुत मजाक उड़ाया गया ख्वाजा आसिफ साहब का, बड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई, नैब के एक्शंस को डिफेंड किया गया। तो इसकी मौजूदगी में आपका ये कहना कि नैब हमारे मातहत नहीं है, हम नैब के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो थोड़ा सा आपका आर्गुमेंट कमजोर हो जाता है सर। देखिए, जिस वक्त ये ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन उसी दौरान मेरा कल लाइव प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ जुबैर उमर साहब थे, मोहम्मद जुबैर साहब, जो शायद उनके साथ ही थे उस मीटिंग में, एहसन इकबाल साहब के यहाँ जो मीटिंग कोई हो रही थी। मेरे से जब हामिद मीर साहब ने पूछा तो मैंने कहा मैं कोई नायब का तर्जुमान नहीं, नायब जाने ख्वाजा आसिफ जाने। हाँ, हम अपने हिस्से का जवाब देंगे। अगर नून लीग या अपोजिशन के लोग हुकूमत को उसमें उसकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं तो अपने हिस्से का जवाब हम जरूर देंगे, और वो यही है कि आप जब एक ब्लेम हुकूमत पे डालते हैं, देखें हम तीनों इस वक्त इधर प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं तो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी वकालत, थोड़ी सी इंजीनियरिंग मैंने भी कर रखी है। हम प्रोफेशनल लोग हैं जी, और ये मुल्क एक प्रोफेशनल आदमी ने बनाया था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उसने जज्बाती होकर नहीं बनाया था, एक बड़े ठंडे दिमाग से ये मुल्क बना है। अब यहाँ पे जो बात है डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, वो ये होनी चाहिए कि हमारी इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा दरख्शिंदा नाम है, सबसे बड़ा जो है एक नामों में से एक नाम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और हमेशा जब इंसाफ की बात होती है और स्टेट्समैनशिप की बात होती है तो उनका जिक्र लाजमन चढ़ता है। उनसे भी सवाल हुआ था और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अब्दुल्ला बिन उमर आप जवाब दें। 2 चादरों का सवाल था, सबको एक मिली थी, उनको 2। उन्होंने कहा मैंने अपने वालिद को दी। फिर वो, अब यहाँ पे एक सवाल है, लेट्स सपोज ख्वाजा साहब बेगुनाह है, ठीक है जी, हर इनोसेंट को जो है, हर अक्यूज को एक मार्जिन ऑफ एरर दिया जाता है कि बेगुनाह है, तो उनके पास बड़ा आसान तरीका है, सारी रसीदें ले आए, ये एक रसीद है जनाब, ये दूसरी रसीद है, और मुंह पे मारे नैब के, उसके बाद से वो मुंह बंद होगा नैब का कि वो बहुत से मुजरिमों पे भी शर्म से हाथ नहीं डाल सकेगी। इसका जवाब ये नहीं है कि छोड़ दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इफ यू आर इनोसेंट, व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ, एंड व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? मेरे साथ रुकिए, ठीक है, बड़ा भरपूर मौक़िफ़ आपका आ गया नाज़रीन, बहुत भरपूर मौक़िफ़ आपका आ गया। अली महमूद खान वज़ीर मुमलिकत है, मेरे साथ रहिए अली महमूद खान साहब। नाज़रीन, यही चीज़ जो है, मैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ आता हूँ। अब से 3 घंटे पहले जब वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र जनाब बाबर एवान साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब PMLN और PDM की लीडरशिप से एक इस तरह से ये सवाल जो है वो उठाया ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पर रिस्पॉन्ड करते हुए, सुन लेते। मनु भाई ने इन्हीं के लिए कहा था, लिविंग बियॉन्ड मीन्स वालों के लिए, कि 30 कनालों की कोठी विच 40 कुत्ते 5 नौकर 20 कनीजा कित्थों आए। 30 कनालों की कोठी विच 40 कुत्ते 5 नौकर 20 कनीजा कित्थों आए, कित्थे लगियां ये टकसालां कामे लीजा कित्थों आए। जी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबर एवान का ये कहना था कि ख्वाजा आसिफ पे, ये PMLN के लीडरान पे जब इल्ज़ामात लगते हैं नैब की तरफ से तो वो गुस्से का शिकार होते हैं, भरम होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ये पिटिशन की थी
PMLN की तरफ से पिटिशन आई थी उस वक्त, तो उन्होंने एक एक चीज़ का अदालत में जाके जवाब दिया था, PMLN को वही करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो अली भाई की ये बात से हम शुरू करते हैं कि वो कह रहे हैं कि नैब जो है वो हुकूमत की ईमा पे या हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलता है। जब मैं छोटा था तो मैं भूत परियों की कहानी में बिलीव करता था, तो मैंने चैलेंज किया, लेकिन अब नहीं करते। और अब मतलब मैं किसी को नहीं, वो आपने बिल्कुल मैंने आपके बिहाफ पे मैंने बात करना को चैलेंज किया उसमें। जी 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 मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल किया है। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि अब ये बात है ना, ये सर ये भूत परियों वाली कहानी है। ये PTI के वज़राओं को ये बात नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि मियां साहब और शहबाज साहब को पकड़ लिया, उनके एक एक बच्चे को पकड़ लिया। हमारे फ्रंट लाइन के 2 लीडर पकड़ चुके थे, हसन इकबाल और शाहबाज अब्बासी साहब। उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ की बारी थी, वो उस्ताद रफीक पकड़ लिया। राना सना की गाड़ी से इन्होंने चरस निकाली है या हेरोइन निकाली, मतलब हरस निकाली, पता नहीं क्या, मुझको भी चने ले लिया। अब आप ये बताइए कि देखें, अगर सचमुच ये करप्शन के पीछे होते और अगर ये मनी ट्रेडरों की बात करते तो ये बता दें कि इमरान खान साहब ने अभी जमान पार्क में घर बनाया, उसके पैसे किसने दिए, ये बता दें। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं कि आप तमाम लोग, मोहित पीरजादा साहब ये अलग ऐलान कहते थे PTI के कि 27 अरब में जो लाहौर में BRT बनी है उसमें चोरी हुई है। अगर उसमें चोरी हुई है तो 105 अरब में जो पेशावर में बनी है, दिमाग तो कहता है ना, मंतक तो ये कहती है ना कि अगर 27 अरब में चोरी हुई है और सेम लेंथ की है और 105 अरब में बनी है तो इसमें कुछ ज्यादा ही खुदबुद हुई होगी, मतलब 4 गुना महंगी बनी है। तो इसका तो जवाब दें। इस पे आपने नैब के ऊपर कदगन लगा लिए कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि आधे पेड़ गायब है बिलियन ट्री सुनानी में उसमें अरबों रुपए लगे थे। आप लोग कहते हैं कि यार इतनी तो नर्सरी के अंदर सैंपलिंग नहीं थी जितनी इन्होंने लगाई है, इतने तो घंटे नहीं थे जितने ये लोग कह रहे हैं कि हमने घंटे इस पर सर्व कर दिए। तो उसके कोई जवाब देता है? उसका कोई जवाब दे नहीं है। 400 अरब रुपए का चीनी में डाका पड़ा, किसी ने आज तक कोई एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। जो उस वक्त 2-3 कंपनियों के पास स्टॉक पड़े हुए थे चीनी के, जब ये इन्होंने जबरदस्ती रिबेट दी है, सब्सिडी दी, उसमें से एक जहांगीर तरीन साहब की कंपनी थी और एक खुसरो बख्तियार साहब की कंपनी थी। उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ये वीट के ऊपर पंजाब हुकूमत की कनाइमेंट से सब्सिडी स्मगली हुई है। वीट इतनी स्मगल हो नहीं सकती। वीट आपने 8 लाख टन जो है वो एनिमल फीड में दे दिया। यहां पर गंदम की शॉर्टेज है। मतलब आप क्या बच्चा समझते हैं हम लोगों को? आप इतनी करप्शन कर रहे हैं कि आपने मतलब आगे पीछे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही मैंने आज सवाल भी पूछा है और आप हमको पकड़ लें यार। इमरान खान साहब खुश होते हैं मुस्लिम लीग के हर लीडर को पकड़ के कि चलो बदनाम कर देता हूं उनको, तो कर लें। लेकिन अली मोहम्मद साहब ये बड़ा आसान है कहना कि नैब ने पकड़ लिया। नैब को अगर क्या ख्वाजा साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? क्या ख्वाजा साहब हर मरतबा नैब के पास नहीं जा रहे थे? क्या हमें शहबाज अब्बासी, एहसन इकबाल, हम लोग के हर मरतबा नैब के पास नहीं गए? क्या जरूरत थी पकड़ने की? हमारे पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम नहीं दे रहे थे? या हम एक रूल है, रूल ये है सर अरेस्ट करने का कि या आदमी कोऑपरेट ना कर रहा हो या उसके पास डॉक्यूमेंट हो जो ना दे रहा हो, या वो आपका केस खराब कर सकता है या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। हर कोर्ट ने ये कहा कि इनको पकड़ने का कोई जवाब नहीं है। हर आदमी हमारा इवेंचुअली बेल होके आता है और मुंह के बदतमीजी का मुंह तोड़ इसके ऊपर कोर्ट के फैसले आते हैं। लेकिन नैब फिर ये कर रहा है। और एक मरतबा तो कोई दिखा देना PTI का बंदा पकड़ के नैब, एक आदमी तो पकड़ लेना कहीं। मतलब ये सारा सुहाना नहीं हुआ ना। मोहित पीरजादा साहब, जिन लोगों ने PTI को सपोर्ट करी थी, इसलिए तो नहीं करी थी कि इमरान खान हैंडसम है, इसलिए करी थी ना कि इमरान खान ने एक प्रोग्राम दिया था कि करोड़ नौकरियां दी। इमरान खान ने कहा था स्कूलें अच्छी हुई नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताइए स्कूलें अच्छी हुई हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए क्या अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिल रही हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए क्या वेलफेयर स्टेट बन रहा है, क्या कोर्ट्स के अंदर आसानी हो गई है, क्या थाना कल्चर अच्छा हो गया। नहीं सर, सुन लीजिए बात, क्या थाना कल्चर में बेहतरी हो गई है? क्या इमरान खान साहब ने इन 2.5 सालों में करके दिया है इस कौम को, ये तो पहले बताएं हमको। आप पकड़ लीजिए ख्वाजा आसिफ को, पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, मतलब आप फिर से पकड़ लीजिए दूसरे लीडरान को। लेकिन सर कुछ इस कौम का तो ख्याल करिए, कुछ इस कौम का तो ख्याल करिए। बहुत से बड़े अहम सवालात हैं जो आपने अपने कॉलम में भी, ये बहुत अच्छे सवाल है, जो बहुत ही अहम सवालात हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब को उसका जवाब देना चाहिए। आज आपके कॉलम जो है व्हाट हैज़ द PTI डिलीवर्ड, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, आपने वहाँ पर भी ये रेस किए न्यूज़ में आज के कॉलम में। सिर्फ एक चीज़ पे मुझे थोड़ा सा ताजुब, आप कह रहे हैं कि बनी गाला की ज़मीन के पैसे कहाँ से आए। मुझे इसका अदराक नहीं है कि उसमें कोई अबहाम है, बिकॉज वो मसला सारा डिस्कस हो चुका है अदालत उस्मा के सामने। और वहाँ पर ज़ाहिर है कि इमरान खान वो इतनी तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी है नहीं है कि उसके पैसे कहाँ से आए। इस पर भी यानी आपको अबहाम है, इस पर आपको शक है कि बनी गाला की जो कोठी उन्होंने बनाई 2001 या 2 में, बनी गाला कहाँ नहीं, किसी और ने दी है, किसी ठेकेदार ने दी है, बन गए।
नहीं, मैंने मोहित पीरजादा साहब, मैंने बनी गाला का जिक्र नहीं किया। मैं अगर कह दिया मेरे मुंह से तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने जमान पार्क में खान साहब का जो घर टूट के फिर से बना है, उसके ऊपर देखें, कुछ आपको पता है, कल परसों वो एक वीडियो भी आई है कि यूट्यूब में किसी और ने पैसे दिए। तो ये मतलब अगर हम मनी ट्रेलों की बात कर रहे हैं तो ये बात बता दें कि सॉरी, मैं समझा बनी गाला का कह रहे हैं जी नहीं माजरत नहीं जी 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 बिल्कुल, आपका फेयर क्वेश्चन है। मैं समझा बनी गाला का कह रहे हैं, चूंकि अदालत का फैसला मैं पढ़ चुका हूं, वहां तो चीजें बड़ी क्लियर थी। जी अली मोहम्मद खान साहब, मेरा जो सवाल था वो तो खैर वही रह गया मनी ट्रेल के हवाले से, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने कई काउंटर क्वेश्चन आपके लिए रेस कर दिए। देखिए, दो एस्पेक्ट हैं सारी डिबेट के जो अभी तक चल रहे हैं। पहली बात यह है, ख्वाजा आसिफ से बात शुरू हुई। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के बड़े ओहदों पे रहे, नामवर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, और उन बड़े वोकल हैं। उनका बड़ा पुरजोर मौक़िफ़ आता है हर इशू पे, और पार्लियामेंट में आते हैं, हर चीज़ पे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो जब इतना एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन हो तो 10-1 लाख 15-1 लाख की बात नहीं है। वो आपको ज़ाहिर है, ओवर द पैसेज ऑफ 25-30 ऑड ईयर्स सिंस ही इज इन पॉलिटिक्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 10-15 लाख का हिसाब 25-30 साल में ऊपर नीचे हो सकता है। आप एक एक चीज़ का हिसाब नहीं रख सकते कि आपने गाड़ी जब ली उसमें बकाया कितना ज़मीन का या ये वो चीज़ें, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं और वो आप रिकॉर्ड में रखते हैं। क्योंकि यहाँ बात लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ की भी नहीं है, ये पत्नी कितने 100 करोड़ रुपए की बात कर रही है, 10-15 करोड़ की। तो आपके पास रिकॉर्ड, जी सर, वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे मिफ्ता भाई ने एक बात की जनाब इमरान खान साहब के बारे में। देखिए, मैंने हमेशा जब भी बात की है, सियासी इख्तलाफ रखते हुए मेरे से ज़्यादा नून लीग के ख़िलाफ़ पिछले 8 साल में कोई नहीं बोला। लोग आते रहे जाते रहे, मैं कंटिन्यूसली 2013 से आज तक बोला हूँ, लेकिन मैंने कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की। लेकिन जब बात की है, दलील उसूल के साथ की है, और ये बात की है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में ये बात की थी पानामा पेपर्स के हवाले से कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, ही सेड दिस, और इस बात से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैं मौजूद था, क्योंकि मैं खान साहब के साथ डेली जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट में मियां साहब के वकील जो हैं वो इस बात से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि वो एक सियासी बयान था। और फिर वहीं जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात सामने आई, जिसकी वजह से उनका वो पूरा केस बैठ गया 2 बातों से। जब उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो चीज़ गलत साबित हुई, और फिर कतरी खत आया, कतरी खत से भी पीछे हट गए। यहाँ डॉक्टर साहब, अब एक बात है, मियाँ साहब पे तो सवाल इसलिए बनता था कि मैं 4th जमात में शायद पढ़ता था जब मियाँ साहब जो हैं मिनिस्टर बने फाइनेंस के। मिफ्ता साहब मेरे से शायद थोड़ा 1-2 साल छोटे उम्र में, लेकिन बहरहाल एक ही एज ग्रुप है। अब हुकूमती ओहदे पे बैठ के आपसे सवाल होता है। ब्रेक मुझे लेनी है यहाँ पे। जी, यहाँ पे पॉइंट ये है, ठीक, हुकूमती ओहदे, आपकी बात फेयर है। जी जी सर, मैं बात पूरी कर लूं या ब्रेक के बाद कर लूं? क्विकली डॉक्टर में जी प्लीज आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। शुक्रिया। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि डॉक्टर मोहित पीरजादा से मैं सवाल तब करूंगा जब वो हुकूमती ओहदे पे बैठा हो। अभी आप एक चैनल में हैं, आप कमाएं जितना कमा सकते हैं, हुकूमती खर्चे पे आप नहीं करें। हाँ, कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे या कराएंगे, फिर आपसे हुकूमती कोई इदारा सवाल करेगा। लेकिन जब आप आ जाते हैं पेम्ब्रा की किसी सीट पे, या आप पीटीवी को हेड करेंगे, डॉक्टर पीरजादा साहब, जब भी कभी अल्लाह आपको इज्जत देगा, पहले आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तो फिर आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप नेशनल एक्सचेकर से पैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ जो नुक्ता मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है कि इमरान खान साहब से जब 8-9 महीने सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, तब तक इमरान खान साहब कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे नहीं रहे, सिर्फ अपोजिशन के एमएनए रहे थे। उसके बावजूद वो पैसा जो मुल्क से बाहर कमा के पाकिस्तान लाए, जो पाकिस्तान लाए, उसका मौक़िफ़ आपका बड़ा वाज़ेह हो गया। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपका मौक़िफ़ क्लियर हो गया, बहुत मौक़िफ़ आपका क्लियर हो गया, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, और भी बहुत से अहम इशू हैं। ख्वाजा शेख रशीद साहब का आज ये कहना है कि 16 फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब के पास पासपोर्ट नहीं होगा तो उनकी पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या होंगी, वो बरतानिया में कानूनी तौर पर किस तरह से, किस स्टेटस पर रह सकेंगे, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है? क्या बिलावल भुट्टो लाहौर आ रहे हैं एक दिन के बाद पीडीएम की मीटिंग के लिए? ये भी बहुत अहम सवाल है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलना चाहूँगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन उनके लिए फ्रेम कर दूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि PMLN के लीडर और पाकिस्तान के 3 दफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर-नवंबर 2019 में पाकिस्तान से ख़राबी सेहत की बिना पर जब उनके प्लेटलेट काउंट कम था, उस वक्त वो बरतानिया तशरीफ़ ले गए थे। उसके बाद से वो वहीं पर मुकीम है। उन्हें उस वक्त की परमिशन चंद हफ्तों के लिए दी गई थी। चंद हफ्ते ख़त्म हो गए। हुकूमत ने मसलसल ये कहा है, इस पर बहुत बहस होती है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं करवाया और वो पाकिस्तान वापस भी नहीं आए। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हुकूमत पाकिस्तान और उसके अहलकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत मसलसल ये कह रहे हैं कि वो बरतानिया की हुकूमत से इस इशू को उठा रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब बोरिस जॉनसन से भी इस मसले पर बात हो सकती है। बताया जाता है कि बरतानिया की जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनके साथ भी पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो इन टच हैं, उन पर जोर दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेज देना चाहिए। अब आज इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब ने, जो कि इंटीरियर का महकमा पासपोर्ट के मामलों को कंट्रोल करता है, उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट 16 फरवरी से कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल शेख रशीद साहब अपने मखसूस अंदाज में लफ्ज़ कैंसलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मकसद यह है कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट शायद 16 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान उसे एक्सटेंड नहीं करेगी, चूँकि नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों ने एब्सकॉन्डर करार दे दिया है और इसरार किया जा रहा है कि वो वापस आएँ। सन 2000 में भी जब नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरबिया में एग्जाइल पर तशरीफ ले गए थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे, फिर उन्हें मुशर्रफ हुकूमत ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक्सटेंड करके रिन्यू करके दिया था, जिस पे उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ सऊदी अरब से वो बरतानिया में 2005 और 6 के इख्तिताम में सऊदी अरब से बरतानिया पहुँचे थे। अब इस वक्त जब उनका पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान एक्सटेंड नहीं करती है और इस्तदा करती है कि उनको वापस भेजा जाए, तो क्या नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया में पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, ह्यूमन राइट ग्राउंड्स पर लेंगे या वहाँ से किसी और मुल्क में चले जाएंगे? ये एक अहम सियासी सवाल है। इसका जवाब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमें एक्सप्लेन कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जी वही भाई, एक तो जस्ट इतनी सी बात करूं कि मैं जो जमान पार्क का खान साहब के घर की बात कर रहा था, वो आजकल में कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो इमरान खान साहब वजीर आजम थे। वैसे भी 7 साल से तो KP की हुकूमत तो उनके मातहत ही है। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसका अभी हम जवाब लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब से, लेकिन ये बिल्कुल सही है आपका, अभी पूछते हैं। अच्छा, अब अभी मैं रेस करता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये जो है कि पासपोर्ट का क्या होगा? पासपोर्ट पे देखें, हुकूमत अगर रिन्यू नहीं करती तो वो उसका सवाब दीदा है, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। आई गेस कोर्ट में जा सकते हैं मियाँ साहब, और अगर ये ऐसी कोई बात करेंगे वो बोरिस जॉनसन से या प्रीति पटेल साहिबा, जो मेरे ख्याल से उनकी होम मिनिस्टर हैं, उनसे कोई अगर ये गवर्नमेंट वो करेगी और वहाँ पे बात होगी, तो करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर वो बात करेंगे कि देखो यार, देखिए वो जो है वो अरशद मलिक साहब, जज साहब जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी एक फोरेंसिक पास करी हुई एक टेप है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे ब्लैकमेल करा गया था, मुझे मूवीज दिखाई गई थी, बड़ी सारी फिर बातें खुलेंगी। ये मेरे ख्याल से हमारी अपनी इस किस्म की बातें जो हैं, डॉक्टर साहब, वो तो उस पे कोई कोर्ट जजमेंट नहीं है ना, अदालतें उनको एब्सकॉन्डर, हाई कोर्ट के लेवल में एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, जो कानूनी मसला यहाँ पे है कि अदालतें बार-बार कह चुकी हैं, नोटिस लगाए जा चुके हैं, हाई कमीशन से सर्व किए जा चुके हैं, इन सर्कमस्टेंसेस में मेरा ये क्वेश्चन है कि लीगली नवाज शरीफ साहब बरतानिया में कैसे अपने स्टे को एक्सटेंड कर पाएंगे अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं होगा, हुकूमत एक्सटेंड नहीं करती? बरतानिया की हुकूमत के लिए भी अजीब सा लीगल चैलेंज खड़ा हो जाएगा, वो भी क्या करेंगे उसमें? अभी देखें, देखें पासपोर्ट अगर किसी का एक्सपायर हो जाए और अगर उसका वीजा एक्सपायर नहीं हो, तो जहां तक मेरा ख्याल है, मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं, तो वो रह सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरा कभी इस किस्म का वो हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, सो आई डोंट रियली नो, तो मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये जो मियाँ साहब का कन्विक्शन हुआ था, ये देखें, एक जज बशीर ने किया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके परख उड़ा दिए थे उस कन्विक्शन के, कि एकदम बेसलेस पर कन्विक्शन था। दूसरा जो कन्विक्शन था वो अरशद मलिक साहब ने करा था, और उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी मायूब बात है कि एक जज की एक टेप आ गई है कि हाँ मुझे ब्लैकमेल करा गया था, लेकिन हमने उस जज को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जजमेंट अभी तक खड़ा है। तो वो बहुत सी अजीब बातें हैं, तो ये बातें शायद ना, मेरे ख्याल से हुकूमत जो है इन दी एंड ये बात समझती है कि ये बातें जो है ये बाहर मुल्कों में नहीं चलती, ये यहाँ पर तो हुकूमत के तर्जुमान आके बहुत सारी बातें कर देते हैं और बहुत सारे लोग मान जाते हैं, मगर बाहर जाके ये बात करोगे कि इस किस्म से हमने एक प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर दिया, जो लोग हंसेंगे कि यार क्या बातें कर रहे हो। वही बात है ना कि भाई नैब जो है वो हुकूमत से इंडिपेंडेंट है, ये आप कह तो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां से सऊदी अरब तशरीफ ले जाएंगे, बरतानिया में चूंकि कानूनी अपनी हैसियत को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी कन्विक्शन भी हुई है अदालत के केस में, उनको एब्सकॉन्डर भी करार दे दिया है हाई कोर्ट्स ने, तो उनका वहां पे लीगल स्टे बरतानिया की हुकूमत के लिए एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा कानूनी एतबार से। तो क्या वो वहां से सऊदी अरब तशरीफ ले जाएंगे?
मेरे ख्याल से वो बर्तियाना में रहेंगे और जब ट्रैवल कर सकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे। और देखें, पिछली मरतबा इनको सजा भी हुई थी तो उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर अपनी बेगम को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए थे। ये वैसे उन लीडरों में से नहीं है जो पुलिस की अगर आ रही हो तो दीवार फलांग के भाग जाएं। ये तो हम सामना करने वालों में से हैं। तो जैसे शायद अब्बासी साहब भी गए हुए हैं, अपनी बहनोई की बड़े अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनसे भी मिलकर वो भी 8-10 दिनों में वापस आ जाएंगे। मतलब मुस्लिम लीग वाले इंशाअल्लाह ताला भागने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको, क्योंकि हम हक पे हैं और ईमान पे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमको इस चीज का हौसला दिया है। और ये हमने ऐसी हरकतें नहीं करी हैं जैसे आप समझते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में ही रहेंगे, बरतानिया से सऊदी अरब नहीं जाएंगे। बरतानिया में अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो भी जाएगा तो अगर उनके वीजे का स्टेटस है तो वो वहां पे रहेंगे, क्योंकि हर पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है वीजा देने से पहले कि वीजा आपको तभी मिलेगा जब आपका पासपोर्ट की 6 माह की मुद्दत जो है बाकी रहती है। ये एक कानूनी मसला है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का तो मौका हमारे सामने है। अली मोहम्मद खान साहब, जो सवाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत ही चुपता हुआ आपके लिए रेस किया है कि जमान पाक का जो टूटा हुआ घर ये रेनोवेट हुआ है, दोबारा बनाया है, वो उस वक्त दोबारा किसी ने बना के दिया है। मुझे इसके फैक्ट्स का नहीं पता, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल बहुत ही वसूख से ही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे जबकि घर किसी ने उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर रेनोवेट करके दिया है। इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैं पूछ नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कहां से पैसे आए ये बता दीजिए। दोनों बातों पर मैं अपनी जो है राय दूंगा। पहले खान साहब के घर के हवाले से और उसके बाद मियाँ साहब का ओवर स्टे है और उस पर जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की है। खान साहब के बेसिकली ही लिव्स इन इस्लामाबाद इस वक्त, और वो जो इस्लामाबाद वाला घर है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी तफसील से सारी मनी ट्रेल दी गई और वो क्लियर हुआ। दूसरा जो जमान पार्क है, दैट इज़ द प्लेस वेयर ही बेसिकली ग्रू अप, जो इनका एक फैमिली होम है। मुझे एक बार वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ जब खान साहब गिरे थे और बहुत शदीद तकलीफ में थे 13 के इलेक्शन के बाद, तो वहाँ मुझे जाने का एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो वो उनका फैमिली होम है जिसमें उनकी सिस्टर्स भी उनके साथ जो है वो शेयर होल्डर्स हैं। उसका भरपूर जवाब जो है वो शायद दे भी चुके हैं, लेकिन वो घर शायद इमरान खान साहब वहाँ रहते अब नहीं हैं, वो उनकी सिस्टर जो है वो करती हैं। उन्होंने अगर इसको बनाया है तो खान साहब उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वही अपना जवाब देंगी। लेकिन अगर मिफ्ता साहब ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में प्रॉपर इसका जवाब जो है जो दिया है खान साहब के तर्जुमान ने, जो उनके लीगल अफेयर्स देखते हैं, वो उनको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन को चाहिए वो दे देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जिन्होंने हुकूमत में होते हुए जो पिछले 5 साल थे ना कोई, चूँकि सारा हम KPK में सारा देखते थे, ना कोई अपना कोई क्लास 4 लगाया, ना कोई उनको ठेकेदारी का कोई सिस्टम है, ना कोई उनकी प्रॉपर्टी बनाई, ना कोई उनके ख़ानदान या रिश्तेदार जो हैं वहाँ पे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, कोई इक़्तिदार से कोई फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब ने अगर सवाल उठाया है जिसका उनको पूरा हक है, इसका जवाब ऑलरेडी दिया भी गया है, दोबारा भी दिया जाएगा। और हम इस तरह के सवाल करने से ना नाराज़ होते हैं, बल्कि हम इंकरेज करते हैं कि आप हमसे सवाल करें, ताकि आपसे जब माजी के हवाले से आपसे जब सवाल हो तो आप जवाब दे सकें। अब जहाँ तक शेख रशीद साहब ने बात की है, देखें 2 इमिग्रेशन लॉज मैंने कभी ज़्यादा डील नहीं किए जब मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन जो मेरी नाक़िस राय है डॉक्टर पीरज़ादा साहब, मेरे ख्याल में अगर उनका जब ये पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और वो ओवर स्टे करते हैं तो फिर 2 बातें उसमें आएंगी। Either he'll have to be deported by the UK गवर्नमेंट, उनको या तो डिपोर्ट किया जाएगा जिस तरह किसी भी इलीगल इमिग्रेंट का होता है, या वहाँ पे उनको he'll have to take political asylum, या अजाइलम लेंगे या फिर डिपोर्ट होना उनको पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप वहाँ ओवर स्टे नहीं कर सकते। चल जाए कि लेकिन असाइलम कैसे लेंगे, बिकॉज वो तो कन्विक्टेड हैं, एक अदालत से कन्विक्टेड शख्स जो इलाज के लिए आया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, उसको बरतानिया की हुकूमत के लिए असाइलम देना खासा बड़ा टेक्निकल और लीगल इशू बन जाएगा। डॉक्टर पीरज़ादा साहब, यही तो मसला है, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं तो उनकी सियासी मौत है, और अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको अपनी माशी मौत नजर आती है, क्योंकि उनकी सारी मईशत तो बदकिस्मती से उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ तक मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बात की है कि ये बड़ा सामना करते हैं और बड़ा जो है ये भागने वालों में से नहीं है, तो इनकी दौड़ हम सब ने देखी थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि सारे बक्से इनसे आगे थे और ये बक्सों के पीछे थे, और इनके अपने कारकुनों को नहीं पता था, और सारी इधर पार्टी जावेद हाशमी साहब के हवाले करके तो ये डिपोटेशन पे चले गए। हमें पता है फिर कितने ये लोग बहादुर हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करते। ये भी हमारी गुनाहगार आंखों ने देखा कि एक शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम था, वजीर आजम होते हुए जब अमेरिका जा रहा था, वजीर आजम होते हुए जब अमेरिका जा रहा था, ज़ाती हैसियत में
उसकी बेल्ट तक उतरवाई गई। ये तो पाकिस्तान की इज्जत दिलाई है। इनकार करें आज मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ पे बैठ के, क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जमाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका प्राइवेट ट्रिप था। लेकिन मैं आपको याद कराऊंगा कि इमाम खान साहब वो उस वक्त ऐसा प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल नहीं कर रहे थे। जब आप प्राइम मिनिस्टर उनका प्राइवेट ट्रिप था, वो प्राइवेट नौयत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके पीछे पाकिस्तान का टैग था, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपका प्राइवेट विजिट था, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप उनके मुंह पे थूकते, उनको कहते कि मैं इस पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, मेरे साथ रहिए, चंद मिनट रहते हैं, मेरे साथ रहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, खुशी इस चीज की है, खुशी इस चीज की है कि आपने ये एग्री किया कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, अगर आप हमें यहाँ पे बैठ के जो है लेक्चर्स देते हैं। जी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जी, अली मोहम्मद खान साहब ने इसी से एग्री किया कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में जो सवाल उठाया कि जमान पाक का घर जो इमरान खान साहब का है, कि वाकई उसकी रिपेयर इमरान खान साहब ने कराई है, कि उसकी पोजीशन और लीगल कंट्रोल इमरान खान साहब के पास है, तो ज़ाहिर है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल बनता है और इसका जवाब हम तवक्को करते हैं कि मिलेगा। ये और बात है कि वो वहाँ नहीं रहते और उनकी फैमिली, उनकी हमशीर और उनकी फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं, तो ज़ाहिर है वो भी शायद रेनोवेशन या रिकन्स्ट्रक्शन उसकी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई तसल्ली बख्श और इंफॉर्मेटिव जवाब जो है वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा, जिससे शफाफियत में और ट्रांसपेरेंसी में इजाफा होगा। लेकिन एक और चीज़ की तरफ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एहसन इकबाल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त इमरान खान साहब को उन्होंने हिटलर से तशबीह दे दी है। ठीक है कि सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा और ख़राब रहते हैं, लेकिन कहाँ हिटलर, कहाँ इमरान खान, ज़रा ये टुकड़ा हम सुन लेते हैं। इमरान नियाजी पाकिस्तान में हिटलर के तर्ज की वन पार्टी स्टेट बनाना चाहता है, और जिस तरह हिटलर ने जर्मनी की फौज और जर्मनी की पुलिस से अपना सियासी एजेंडा पूरा कराया था, इसकी भी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को पॉलिटिसाइज करे। इसीलिए अपोज करते हैं कि ये पाकिस्तान की जमहूरी आईनी बुनियादों को ढा रहा है। जी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, एक हम सोबर डिस्कशन कर रहे हैं और जनाब एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग रह चुके हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, पढ़ाते हैं वॉर्टन जैसे स्कूल से, उन्होंने MBA किया। आप समझते हैं कि ये तशबीह जो उन्होंने दी है एडोल्फ हिटलर के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, इसकी कोई बेसिस बनती है? ये कोई फेयर कंपेरिजन है? ये कोई कंपेरिजन बन भी सकता है? मोहित भाई, मैं खान साहब भी अक्सर नाज़ीज़ के लोगों को ताना दे देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोग ये बात नहीं समझते कि नाज़ीज़ ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, गैस चैम्बर्स में डाला था, और वर्स्ट ब्रूटैलिटी थी पिछले सदी की। और हमको हिटलर और नाज़ीज़ की इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है हमारी आजकल इजराइल की वजह से यहूदियों से थोड़ा सा एक वो है, थोड़ी सी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है इसराइल से, लेकिन जो यहूदियों के साथ ज्यादती हुई थी, जो कि आपके तो अच्छे थे, जर्मन्स ने करी थी, मुसलमानों ने नहीं करी थी, वो उसके बाद हमको हिटलर का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। दूसरी, अगर आप मुझे इजाजत दे दे, तो जो वो बात कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना, जो इमरान खान साहब जिस तरह की बात करते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसे हैं कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेते। जब मैं और ये एक मरतबा साथ लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे सामने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कहा था कि कोई आदमी लेने ना आए मुझे, तो मैंने उसको कहा था कि नहीं देख, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मुझे कोई ना कोई आदमी भेज देना एम्बेसी की गाड़ी के साथ। मैं जब अमेरिका गया था IMF में अप्रैल में, तो मुझे अमेरिका के TSA वाला जो है वो एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ के आया, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब बिल्कुल नहीं कहते थे, उनको मैं कहता था कि सर कह दीजिए वो TSA वाला आ जाएगा। अगर आप किसी को कहेंगे नहीं कि आप वजीर आज़म हैं, बिल्कुल, वक्त मेरा खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मैं आपसे एग्री करूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी किसी किस्म के प्रोटोकॉल में बिलीव नहीं करते। वो हमारे टेलीविजन चैनल में जब तशरीफ लाते हैं, जब भी आए हैं, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आए हैं, वो खुद गाड़ी चला के आते हैं, उसके बाद भी आते रहे, खुद गाड़ी चला के आते हैं। वो हमारे तमाम स्टाफ के साथ इंतहाई ह्यूमिलिटी के साथ मिलते हैं। उनमें किसी किस्म के प्रोटोकॉल का कोई एलिमेंट जो है वो नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका के जब वो गए तो बिल्कुल ही प्राइवेट कैपेसिटी में वो वहाँ पर गए, क्योंकि उनकी शख्सियत जो है वो पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत ही मुनफरद किस्म की शख्सियत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इशू की तरफ हम चलते हैं। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। लेकिन बात करते हैं कि भारत में वहां के एक डिफेंस एनालिस्ट ने, एक ऑथर ने, जो कई किताबों के मुसन्नफ हैं, उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि हिंदुस्तान की तमाम तर सियासत ना सिर्फ कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती हिंदुस्तानी अफवाज, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम सियासत जो है वो पाकिस्तान की नफरत पे खेल रही है। वहां के इलेक्शन का अब मेन जो इशू है पॉलिटिकल डायनामिक्स का, वो पाकिस्तान नफरत के ऊपर मबनी है। इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि भारत के अंदर हिंदुस्तान में वहाँ के एक मुसन्निफ़ ने, एक डिफेंस एनालिस्ट ने, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, डॉक्टर NC अस्थाना, जो इससे पहले एक सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, वो रिसर्च करते हैं डिफेंस के मैटर्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ये एनालिसिस ऑफर किया है कि भारत में मसलसल वहाँ की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के मिलिट्री चीफ, जो आवाम को ये धोखा दे रहे हैं कि भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन से एक टू फ्रंट वॉर लड़ सकता है, और उस मद में अरबों रुपए का खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों डॉलर की वेपन एक्विजिशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ख्याल बचगाना है, ये एक अजीबोगरीब किस्म का रिडिकुलस आइडिया है, इसका ना सर है ना इसका पैर है, और भारत के मिलिट्री स्ट्रक्चर में किसी किस्म की ऐसी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो एक ट्रू फ्रंट वॉर लड़ सके चीन से भी और पाकिस्तान से भी बैक वक्त। और भारत के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके टैक्स पेयर के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं उनके कुछ कमेंट्स जो उन्होंने ट्वीट किए हैं अपनी किताब के हवाले से, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के भी सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा, उनका ट्वीट है कि टू अ नेशन विद ग्रेट डील ऑफ मनी टू इंपोर्ट आर्म्स, एवरी मिलिट्री प्रॉब्लम लुक्स लाइक इट हैज अ सॉल्यूशन इन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम और रिप्लेसिंग एन ओल्ड वन। आई क्वेश्चन इंडियाज बर्जनिंग आर्म्स इंपोर्ट्स इन माई बुक। उनका ये कहना है कि एक ऐसी कौम जिसके पास इस वक्त कैश है, लिक्विडिटी है, पैसा है, ऐसी हुकूमत के पास, वो हर चीज़ का मसला ये समझते हैं कि हर मसले का हल जो है वो शायद खर्चा करने में है, इंपोर्ट में है, वेपन एक्विजिशन में है। हालांकि ये करना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उनका ये भी कहना है कि क्लेम दैट इंडिया कैन फाइट ए टू फ्रंट वॉर एंड बीट बोथ, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान, इज नॉट इवन अ जुवेनाइल ब्लस्टर। उन्होंने कहा कि ये एक बचगाना बात से भी ज़्यादा अहमकाना बात है। इट इज़ अ रेकलेस ट्रांसलेशन ऑफ रेट्रिक इनटू डॉक्ट्राइन इम्पेरलिंग द नेशन। आई कॉल द ब्लफ ऑफ इंडियाज मिलिट्री ब्लस्टर इन माय बुक। उनका कहना है कि ये किताब नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस में जो है, उन्होंने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है वो एक पाकिस्तान की दुश्मनी में और नफरत में और जंगी जुनून में पागल हो चुकी है, और हिंदुस्तान के अवाम और वहाँ की जो इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है खर्चा करके वेपन एक्विजिशन सिस्टम है। लेकिन इतना ही नहीं है, डॉक्टर NC अस्थाना का ये भी क्लेम है, जिसपे हिंदुस्तान के बहुत ही मुअम्मर मुमताज़ जो एडिटर हैं दी वायर के, सिद्धार्थ भारद्वाज, उन्होंने एक बहुत डिटेल पीस और एनालिसिस पे लिखा है, और उनका क्लेम ये है डॉक्टर NC अस्थाना का कि हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान नफरत है वो अब हिंदुस्तान की सियासत को डोमिनेट करती है। यानी हिंदुस्तान की जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है बरखलाफ पाकिस्तान के, जहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान एक फैक्टर नहीं है, यहाँ की सियासत मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर घूमती है। हिंदुस्तान की तमाम तर सियासत का BJP और RSS ने अब दारोमदार जो है वो पाकिस्तान और मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी के ऊपर रखा है। इस पर बात करने के लिए मुझे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि खुद भारत के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर ये एहसास अब उजागर हो रहा है कि भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका है? चीन ने भारत के साथ लद्दाख के एरिया में जिस किस्म की इंटरवेंशन की है, इनकर्जन की है, उसके बाद चीन को हिंदुस्तान को एक टू फ्रंट सिनारियो जो है वो फेस्ड है, और अब हिंदुस्तान के जर्नैल और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के मिलिट्री चीफ, उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिंदुस्तान के आवाम को और मीडिया को बेवकूफ़ बना रही है, ये कह के कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन दोनों से बैक वक्त लड़ सकता है, जिसे मिलिट्री डॉक्ट्राइन में टू फ्रंट वॉर कहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था लद्दाख में जो इनकर्शन हुई उसको निकालने का, लिहाजा इन्होंने ये बिल्डअप करने के लिए ये इस तरह का किस्सा किया, और ये झूठ बोल के अपने अवाम को हमेशा धोखा देते रहे। टू फ्रंट वाला भी इन्होंने होक्स खड़ा किया है ताकि अवाम की तवज्जो हटके उधर लग जाए कि हम तैयारी में आ गए, जबकि इनके पास सोल्यूशन नहीं था उसको चाइनीज को वहां से निकालने का। तो ये शासन इसलिए छेड़ा। अब चीज ये है कि ये मोदी की जरूरत बन गई ये चीजें सारी। उसकी वजह ये है कि उसने इसको इस्तेमाल किया है अपने हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, और उसकी अपनी सक्सेस जो है वो सारी डिपेंडेंट, पॉलिटिकल सक्सेस जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। और ये आपको याद होगा कि बाराक ओबामा ने भी अपनी किताब में लिखा कि अगर पॉलिटिकल सक्सेस आपने लेनी हो तो वहां पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है उसको फ्लोट कर दिया जाता है। उससे बढ़ के इन्होंने जो फेक किस्म के इनकाउंटर्स वगैरह की हैं, जिनमें कि ये पाकिस्तान को कहते रहे कि हमने सबक सिखाया, जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई या बालाकोट में 350 लोग मार दिए, ये वो झूठ बोले, लेकिन उनमें साइकोलॉजिकल एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो लोग अब ये सुनना चाहते हैं, वो इसी ज़हन में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी खबर सुना दी जाए। वो उसको ना चैलेंज करते हैं, ना उसको एनालाइज करते हैं, ना उसको वेरीफाई करते हैं।
नतीजा ये है कि वो इसमें सर धुनते रहते हैं, और ये मोदी जैसा चालाक आदमी इसको समझ चुका है कि इनकी साइकी है क्या। लिहाजा वो इसी नैरेटिव को प्रमोट करके तो अपना वो मसल फ्लेक्सिंग करके दिखा रहा है कि जनाब हम अब टू फ्रंट करेंगे, ये करेंगे, वो ये एक स्ट्रॉन्गमैन इमेज था जो उसने बिल्ड किया, जैसे वो कहता रहा 56 इंचेस चेस्ट, ये स्ट्रॉन्गमैन इमेज को वो बोल्स्टर कर रहा है, उसी पे उसने हुकूमत करनी है। ये किसी वक्त भी धड़ाम जमीन पे गिर सकता है, क्योंकि हकीकत जो है डॉक्टर साहब ने ये अपनी किताब में लिखी, फैक्ट वो है कि आपने नफरतों की सियासत, अपने नफरतों की एक फसल बो दी अपने पूरे मुल्क में, एलियनेट कर दिया आपने अपनी जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको, नेशन यूनाइटेड नहीं है, इकोनॉमी आपकी बर्बाद हो गई है, जॉबलेसनेस आपके यहाँ बहुत बढ़ गई है, कोविड को ये पूरी तरह हैंडल नहीं। जल साहब, हिंदुस्तान के बाज़ डिफेंस एनालिस्ट ये भी पॉइंट आउट करते हैं, खुद हिंदुस्तान के बाज़ डिफेंस एनालिस्ट ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि चीन की जो इंटरवेंशन है लद्दाख के एरिया के अंदर, वहाँ के बर्फानी इलाके के अंदर, वो दर हकीकत पाकिस्तान की जो फोर्सेस कारगिल के करीब एग्जिस्ट करती हैं और चीन की फोर्सेस दूसरी तरफ एग्जिस्ट करती हैं, उनके दरमियान में हिंदुस्तान के लिए एक थ्रेट परसेप्शन में इजाफा भी हो गया है। ये भी दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान में जो बहुत ज़्यादा एक घंघू और एग्रेसिव पोजीशन ली जा रही थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, सीपैक के हवाले से, उसे भी एक तरह से चाइना की इस इंटरवेंशन ने बहुत ही टैक्टिकल लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत ही खामोशी से उस पूरे पैराडाइम को चैलेंज कर दिया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन और रद्द अमल है? ये बिल्कुल हुआ यही है। ये अगर मोदी इसको यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर न करता तो इसके अजाइम सामने ना आते। वो जो इन्होंने यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर किया, और फिर ये आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी पे ये एक बहुत बड़ा बेस तैयार कर रहे थे। अभी ब्रिगेड साइज है लेकिन ये उसको बढ़ा रहे थे, और सड़क जो है वो सारी गलवान वैली के सामने से गुजर के जा रही है, ये इसी के साथ श्योक रिवर के साथ। अब इन चीजों को आखिर वो भी देखते हैं। फिर इन्होंने अपने डिजाइन छुपाया नहीं, बार बार गिलगित बल्तिस्तान को खास तौर पे अलहदा एक आप कह लीजिए कि एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पे इन्होंने उस पर बड़ी बात करनी शुरू की। चाइना से इन्होंने एहतजाज किया, तो इनके जो डिजाइन से वो तो खुल के सामने आ चुके हुए थे। अब चीज ये है कि ये जो मूव चाइना ने किया, इससे वो इनकी जो इनकी आप कह लीजिए कि सियाचिन का बैकयार्ड है वो अब एक्सेसिबल है चाइनीज के लिए बड़ा कन्वीनियंटली। लिहाजा वो किसी वक्त भी अगर उन्होंने ये देखा कि सीपैक को थ्रेट डेवलप हो रही है इंडियंस की तरफ से, तो इनको पीछे से काट देंगे। सो उन्होंने एक बड़ी अच्छी क्लेवर मूव करके तो इनको जो इन्होंने यूनिलेटरल एक्शन किया था यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर करने का, उसका यूनिलेटरल जवाब दे दिया उन्होंने। अब चीज यह है कि पाकिस्तान के लिए भी उस लिहाज से आसान है कि अगर आपकी फ्रेंडली फोर्सेज एक साइड से उनको थ्रेट कर रही हैं तो फ्रंटली आपको भी डील करने में आसानी होगी। लिहाजा ये एक ऐसी रियलिटी उनके सामने आके खड़ी है जो कि आप कह दीजिए कि उनकी खुद क्रिएटेड है लेकिन इनके गले पड़ गई। अब अगर ये इससे ये चाहें कि जी हम टू फ्रंट वगैरह, तो वो मेरा ख्याल है बड़ा चाइनीज टेक्नोलॉजिकली इनसे बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। वो इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, मिलिट्री साइज के लिहाज से, वो हर लिहाज से इनसे बहुत आगे जा चुके हुए हैं। तो वो तो इनको एक फ्रंट पे ही अगर वो चाहें तो इनको क्रश कर सकते हैं अगर ये एक फ्रंट वॉर करें। तो टू फ्रंट हुई तो पाकिस्तान नेचुरली प्रिपेयर्ड है। हमने और किया क्या है, इन्हीं के लिए तैयारी करके रखी हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक लास्ट क्विक क्वेश्चन आपसे है कि आपको याद होगा जनरल साहब कि इससे पहले हिंदुस्तान के एक मिलिट्री चीफ थे जिन्होंने 9/11 के बाद से एक शोशा छोड़ रखा था कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का। क्या कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन दफन हो चुका है? क्या आज भी रेलेवेंट है? नहीं, वो दफन हो गया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जब अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस चीज के लिए हमें आपको पता है कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह पे काम किया था। तो जब से आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने वेपन सिस्टम अपने तैयार किए हैं, वो खत्म हो गई बात। वो तो अब उसका वो भारत में भी कोई नाम नहीं देता। बहुत शुक्रिया जलसा, बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हो। नाज़रीन, ये डिस्कशन आपने देखी, बहुत ही टेक्निकल और प्रोफेशनल डिस्कशन है कि किस तरह भारत के डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान चीन की जो इंटरवेंशन है लद्दाख के एरिया में, उसके बाद से हिंदुस्तान एक स्क्वीज हो गया है उस एरिया में इन अ ट्रू वॉर फ्रंट सिचुएशन। और हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये लोगों को बताती है और हुकूमत बताती है कि हम चीन और पाकिस्तान से बैक वक्त मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर NC अस्थाना की जो किताब जो इस वक्त डिस्कस हो रही है, वो ये एनालिसिस ऑफर करती है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान एक टू फ्रंट वॉर को हैंडल नहीं कर सकता पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।